आज के टाइम में सबको जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। उसके लिए वो ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो उनको जल्दी से जल्दी पैसे बनाकर दे सके। किसी किसी को ऐसा कुछ मिल जाता है जो उनको फाइनेंशियली फ्री बना देता है, लेकिन कुछ को मिलता है स्कैम। पैसे कमाने का एक ऐसा ही कंसेप्ट है जो मार्केट में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो कुछ टर्म्स हैं जो उसके लिए यूज होती हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन, माइनिंग, बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटी और टोकन। ये मेन टर्म है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। और आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी और उसकी इन टर्म्स को समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो आपके क्लियर होना चाहिए। मनी वर्सेस करेंसी। अगर आपकी जेब में 2000 का नोट है और आप उसको मनी मान रहे हो, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने आज ही अनाउंस कर दिया कि आज के बाद 2000 का नोट नहीं चलेगा, तो क्या फिर भी वो नोट काम का होगा? नहीं। ये हम पहले भी देख चुके हैं जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो आपकी जेब में जो नोट है वो करेंसी है, मनी नहीं। मनी होती है जो अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करके रखे और लिमिटेड हो, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। ये अपने अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करके रखती है और ये लिमिटेड अवेलेबल है प्लेनेट पर। और हर देश की करेंसी अलग होती है। एक देश की करेंसी आप किसी और देश में यूज नहीं कर सकते। लाइक इंडियन रुपीस आप अमेरिका में यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। लेकिन गोल्ड और सिल्वर यहाँ भी सेम है और पूरी दुनिया में सेम है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लाइक गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को कोई कंट्रोल नहीं करता क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। फिएट करेंसी। जितनी भी करेंसीज हैं लाइक रुपीज, डॉलर और जितनी भी और करेंसीज हैं, वो सब फिएट करेंसीज में आती है। लाइक आज से कुछ साल पहले कोई भी गवर्नमेंट उतने ही नोट छाप सकती थी जितना उसके पास रिजर्व में गोल्ड या सिल्वर पड़ा होता था। लेकिन आज के टाइम पे लोग बिना देखे नोट प्रिंट करते जा रहे हैं। इसीलिए रुपीस को लोग फिएट करेंसी भी बोलते हैं। फिएट करेंसी मतलब फेक करेंसी, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं। डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। डिजिटल करेंसी जैसे पेटीएम, गूगल पे, आपके पैसे आपको डिजिटल अकाउंट में दिखते हैं। फिजिकल करेंसी मतलब जो पैसे आपके हाथ में है। लोग पहले डिजिटल करेंसी पे भरोसा नहीं करते थे। लाइक उनको ये लगता था कि अगर मैं पेटीएम में पैसे स्टोर कर लूं और पेटीएम कंपनी भाग जाए तो। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल करेंसी को ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि फिजिकल करेंसी को कोई चुरा सकता है, पर डिजिटल करेंसी में थोड़ा कम रिस्क होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो ये वो टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए थे। तो अब हम क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कुछ लोग रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन मानते हैं, बट कुछ लोग इसको पोंजी स्कीम बोलते हैं। बट एक्चुअल में ये है क्या? मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी लाइमलाइट में आई थी जब मैंने ये न्यूज सुनी, जो थी इस आर्टवर्क के बारे में। ये आर्टवर्क बनाया था माइकल जोसेफ विंकलमैन ने और बीपल। इस बंदे ने अपने आर्टवर्क को फरवरी 25, 2021 को ऑक्शन में बिडिंग के लिए लगाया, जिसका प्राइस स्टार्ट हुआ था $100 से। लेकिन ये आर्टवर्क सोल्ड हुई $69.3 मिलियन में। ये न्यूज सबको पता चलते ही चारों तरफ एनएफटी हो गई थी। सब लोग एनएफटी खरीदने लग गए थे। जिनको एनएफटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था वो भी खरीद रहे थे। बट मुझे फुल फॉर्म पता है, नॉन फंजिबल टोकन। बट ये आर्टवर्क जो इतना महंगा बिका था वो फिजिकली अवेलेबल नहीं था, सिर्फ डिजिटली अवेलेबल था। इस न्यूज के बाहर आने के बाद जैक डोर्सी, जो ट्विटर के सीईओ थे, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट एनएफटी पे बेचने के लिए लिस्टेड किया $2.9 मिलियन में। और सभी सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स में एनएफटी से खरीदे हुए आर्टवर्क्स को लगा दिया, ये बताने के लिए कि उन्होंने भी बहुत सारे एनएफटीज खरीदे हैं, जिससे इनकी वैल्यूएशन और बढ़ गई। ये बोर्ड एप्स एनएफटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि $69.3 मिलियन का जो परचेज हुआ है, उसकी जो पेमेंट की गई होगी वो फिजिकल करेंसी में तो की नहीं गई होगी। अगर आप भी ये सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। ये सारी पेमेंट की गई थी क्रिप्टो करेंसी से। एनएफटी तो सिर्फ एक छोटी सी टर्म है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस इन्वेंशन की, जिसका नाम है बिटकॉइन। इन सब की शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया था, जिससे पूरी दुनिया परेशान थी। इन सब के बीच एक मिस्टीरियस इंसान अपनी एक इन्वेंशन पर काम कर रहा था। 2008 31 अक्टूबर को उसने एक क्रिप्टोग्राफिक मेल भेजा, जिसका मैसेज था, मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पर काम कर रहा हूं जो पीर टू पीर काम करता है, जिसको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। और ये मेल साइन किया था किसी सतोशी नाकामोटो ने। कौन था ये सतोशी नाकामोटो? सॉरी, बट इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये कौन था, क्या काम करता था, कहाँ रहता था? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। लेकिन बिटकॉइन बनाने के पीछे सतोशी नाकामोटो का जो विजन था वो ये था, एक ऐसी करेंसी बनाना जिसको कोई सिंगल पर्सन या गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके। ये फर्क नहीं पड़ता आप किस देश से हो, आप किसी भी देश में और किसी भी टाइम जोन में इस करेंसी को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है बिटकॉइन।
3 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने अपनी पहली इन्वेंशन लॉन्च की, बिटकॉइन की फॉर्म में। ये बहुत अट्रैक्टिव टर्म थी उन लोगों के लिए जो रिसेशन से इफेक्ट हुए थे। उनको ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट ट्रस्टवर्दी नहीं है मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आइडिया एकदम सही है और इस वजह से बिटकॉइन को एक अच्छा हिट मिला। नाकामोटो चाहता था कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए और फ्यूचर में सभी तरह की ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के साथ की जाए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिटकॉइन लिमिटेड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है। तो आज एक बिटकॉइन की कीमत जितनी है फ्यूचर में उससे ज्यादा ही होगी। तो क्यों लोग इसको एज ए ट्रांजैक्शन यूज करेंगे? तो ये एक बेकार आइडिया था करेंसी बनाने का, लेकिन नाकामोटो ने ये भी सोचा था। उसने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को लिमिटेड कर दिया था। तो बिटकॉइन में आप 7 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो पर सेकेंड, वहीं आप वीजा में 1700 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो पर सेकेंड और मास्टर कार्ड में आप 5000 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो पर सेकेंड। ऐसा करने की वजह ये थी कि बिटकॉइन को रन करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो बचाई जा सके। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसा कि मैंने पहले बताया। कोई भी सिंगल पर्सनैलिटी या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती। बट बिटकॉइन को चलाने के लिए नाकामोटो ने कुछ एम्प्लॉय हायर किए जो काम करते थे प्रूफ ऑफ वर्क सेंसियस मॉडल पर। उसने बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जो रियल एनर्जी पर काम करते थे और उन सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स में से जो भी एल्गोरिदम्स के प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करेगा उसको मिलेंगे बिटकॉइंस, बहुत सारे एज अ रिवॉर्ड। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्यूटर बनाने स्टार्ट कर दिए जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व कर सके और एकदम बेस्ट हो। और ये पावरफुल कंप्यूटर चलते हैं रियल वर्ल्ड एनर्जी पर। लेकिन अब ये चाहे जितने मर्जी पावरफुल कंप्यूटर बना ले, ये फिर भी पर सेकंड सिर्फ 7 ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी फर्म बिटकॉइन माइनिंग करती है। इन सब फैक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए बिटकॉइन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली गई। 2009 से अब तक एक बिटकॉइन की वैल्यू इस वक्त 22 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नाकामोटो बिटकॉइन को एक करेंसी बनाना चाहता था, बट आज ये इंटायरली एक डिफरेंट चीज बन चुकी है। लोगों को एक बात पता है कि बिटकॉइन की वैल्यू फ्यूचर में और भी बढ़ेगी, जो बाद में उन्हें अमीर बना सकती है। तो वो खरीद कर रख लेते हैं फ्यूचर में बेचने के लिए। ये आज ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो ही नहीं रही, ये यूज हो रही है एज अ इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम पर। ये एकदम यूनिक सिस्टम है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और इसको इजीली समझते हैं। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई तो बीच में बहुत सारे नोड्स होते हैं। उन सभी नोड्स में ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाती है। अगर किसी एक नोड में भी एंट्री नहीं हुई तो वो ट्रांजैक्शन इंक्वायरी के लिए चली जाएगी। एज सिंपल। ये मेन कंसेप्ट है बिटकॉइन का जिसपे वो काम करता है। इंडियन गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के बारे में सोच रही है। अब इन सबके बीच एक और नाम सामने आता है, विटालिक बटरेन। विटालिक बटरेन एक गेमर है जिसका फेवरेट कैरेक्टर गेम में से रातों रात हटा दिया गया। विटालिक बटरेन बोलते हैं कि ये देखकर मैं बहुत रोया था और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कितना बेकार हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए। इसको 2011 में बिटकॉइन के बारे में पता चला। ये तब से ही बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल्स लिखता रहता था। फिर इसने अपनी टीम बनाकर 2015 में अपना खुद का ब्लॉकचेन सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही, बट इनका खुद का ब्लॉकचेन सिस्टम है और खुद की करेंसी भी है, ईथर। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इथेरियम आपको अलाउ करता है खुद का प्रोग्राम लिखने के लिए। इसको ऐसे समझो, अगर बिटकॉइन स्प्रेडशीट है तो इथेरियम एक्सेल स्प्रेडशीट है जिसमें आप खुद के फॉर्मूले लगा सकते हो और वो खुद के टास्क परफॉर्म करवा सकते हो अपने हिसाब से। तो वो कौन सी चीज थी जिसके लिए लोगों ने इथेरियम को यूज करना स्टार्ट कर दिया? आंसर, खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए। तो अब अगर आपको खुद का क्रिप्टो करेंसी बनाना है या खुद का क्रिप्टो एसेट बनाना है तो आप इथेरियम का यूज करके आसानी से बना सकते हो। और जो क्रिप्टो करेंसी आप इथेरियम का यूज करके बनाओगे उनको बोला जाता है टोकन। आज के टाइम में 1500 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है टोकन की फॉर्म में। कोई भी फर्म इथेरियम का यूज करके अपना खुद का टोकन बना लेती है, जैसे कि शिबू, डोजी, TRX, डाई और भी बहुत सारी। बट उनमें से ज्यादातर स्कैम होती है। और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मैं हमेशा सरप्राइज हो जाता हूँ क्योंकि एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, वेब 3.0, इंटरनेट का नया वर्जन। वेब 1.0 में वेब ब्राउजर इंट्रोड्यूस किए गए थे। वेब 2.0 वर्क करता था यूजर डिमांड पे, जो भी आप सर्च करोगे वो उसके हिसाब से ही आपको दिखाएगा। लेकिन वेब 3.0 कंप्लीटली ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करेगा। तो पहले सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बिग कंपनीज के जरिए हैंडल किया जा रहा था। वेब 3.0 में उसको यूजर के जरिए हैंडल किया जाएगा और ये सब कुछ हो पाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। तब से लेकर आज तक ये चलती आ रही है। डे बाय डे
से इसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड की जा रही है और इसकी फंडिंग भी बढ़ती जा रही है। बट क्या हो अगर ये पता चले कि ये स्कैम था, तो इस केस में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होगा। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।